सबका साथ हो। तो इस यात्रा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये है मुंडमाल परिक्रमा, जो अतुल्य गंगा मिशन के द्वारा की जा रही है। ये मुंडमाल परिक्रमा क्या होती है, इसके बारे में हिंदुस्तान में कम से कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि ये वैदिक समय में यात्रा हुआ करती थी, पौराणिक समय में यात्रा हुआ करती थी, मगर पिछले 1,500-2 हजार साल के इतिहास में इस यात्रा का कोई वर्णन नहीं मिलता है। शायद ये गंगा की मुंडमाल परिक्रमा काफी कठिन यात्रा है, एक बार में पूरी करनी होती है और गंगा को पार नहीं करना है। कहीं भी पार करना है तो गंगा सागर जाओ, जहाँ गंगा समुद्र में मिल जाती है, या पार करना है तो हिमालय पे जाओ, जहाँ से गंगा निकलती है उसके ऊपर से। फिर गंगा के दर्शन हर रोज करना है, और गंगा से बहुत दूर भी नहीं जाना है। दूरी एक सीमित है, 1 योजन। 1 योजन का मतलब लगभग 12.8 किलोमीटर। उससे ज़्यादा हम गंगा से दूर नहीं जा सकते हैं। इस कठिन परिस्थितियों में ये यात्रा, और फिर इसका सबसे कठिन पड़ाव जब हम गोमुख जाते हैं और दूसरे किनारे से हरिद्वार आते हैं, वो एक बहुत कठिन पड़ाव होता है इसका, क्योंकि वहाँ रास्ते ही नहीं हैं, दुर्गम पहाड़ हैं। रास्ते में बर्फ भी मिलेगा और नदियाँ भी मिलेंगी जिन पे पुल नहीं है। वहाँ रिवर क्रॉसिंग हमें अपने बूते पे करना पड़ेगा, और उन कठिन जंगलों में रास्ते बनाने पड़ेंगे, तब हमें चलना पड़ेगा। वहाँ रास्ते क्यों नहीं है, वहाँ कोई गया ही नहीं है। दूसरी तरफ सड़क है, आबादी है, उस तरफ ना रास्ते हैं ना आबादी है, तो वो सबसे कठिन पड़ाव होता है। हम गंगा परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया आपको। गंगा परिक्रमा क्या है ये। जब हम गंगा परिक्रमा प्लान कर रहे थे तो हमें पता लगा ये तो विश्व की सबसे लंबी यात्राओं से भी लंबी यात्रा होने वाली है। विश्व की लंबी यात्राएं जो हैं 5,200, 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं हैं। 2 बड़ी यात्राएं हैं, एक चाइना की वॉल की और एक अमेरिका में ईस्ट से वेस्ट कोस्ट की, जो विश्व में बड़ी यात्राएं मानी जाती हैं। हमें लगता है हमारी यात्रा उससे भी लंबी यात्रा हो जाएगी और एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगी। इसके लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने पहले से संज्ञान ले लिया है। ये बात हुई यात्रा की। हम यात्रा क्यों कर रहे हैं? हम यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गंगा भारत की एक ऐसी नदी है जो हमें सर्वप्रिय है। हम उसे माता कहते हैं। विश्व में किसी भी देश में किसी भी नदी को वहाँ के लोग माता नहीं कहते हैं। हम क्यों माता कहते हैं? गंगा के किनारे जब मैं कहता हूँ तो गंगा में मिलने वाली दूसरी नदियों को मिला के उन सब के किनारे रहने वाले आबादी मालूम है कितनी है? 40%। और ये पूरी सभ्यता बसी ही इसलिए है कि यहाँ से गंगा बहती है। हम इसी की वजह से यहाँ हैं, इसलिए हम इसे माँ कहते हैं। मगर हमारी माँ परेशानी में है। ये हजारों सालों से, जब से भगीरथ यहाँ लाए थे और यहाँ सभ्यता विकसित हुई,
अविरल और निर्मल बहती थी। हम इसके पानी को, एक बूंद पानी भी हमें मिल जाए और सर पे हम रख के अपने आप को पवित्र महसूस करते रहे हैं। पर अब गंगा में पानी मिलना बंद हो गया है, तो धीरे धीरे गंगा मरने के कगार पे पहुंच गई है। गंगा मरने के कगार पे पहुंच गई है, इसके मतलब है हमारी सभ्यता और ये संस्कृति, जो कुछ भी इसके किनारे है, सब समाप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। कहते हैं वैज्ञानिक, अगर गंगा को सुधार नहीं हुआ तो गंगा कुछ दिनों 10 से 20 साल सूख जाएगी या गंदे नाले के रूप में बहेगी और बरसात में इसमें सफिशिएंट पानी होगा। तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए और गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को जागृत करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। इसको हम अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। जनता के साथ संवाद। संवाद का मतलब होता है हम उनकी सुनते हैं, वो हमारी कहते हैं। जब हम गंगा के किनारे निकले हैं और गंगा के किनारे के लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो हमें ऐसी बहुत सी बातें पता लगती हैं जो गंगा के साथ घट रही हैं, हमें उसका पता ही नहीं है। हर प्रदेश में अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक उनको दूर करने के बारे में नहीं सोचा जा सकता। फिर गंगा अविरल नहीं बह रही है, ये तो दिखाई देता है। गंगा स्वच्छ नहीं बह रही है, ये भी आपस में चर्चा होती है और किसी किसी शहर में स्वच्छ गंगा अभियान चलता है और घाट वगैरह साफ किए जाते हैं और करीब 25 से 26 स्थानों पर सरकार यहाँ का जो गंगा का जल है वो टेस्ट भी करती है। उनके पास रिकॉर्ड भी है कि यहाँ पे इनकी स्थिति क्या है। क्या बाकी जनता और बाकी गंगा के साथ ये अन्याय नहीं है? और क्या हम रिकॉर्ड मेंटेन करके कुछ कर पा रहे हैं? गंगा कहाँ कहाँ कितनी गंदी है, हमने तय किया कि इस यात्रा के दौरान ही हम वो सब रिकॉर्ड तैयार करेंगे। इसलिए हम हर 10-15 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जल लेते हैं और उसका फील्ड किट से एनालिसिस करते हैं और वो रिकॉर्ड हमारे पास होगा। आने वाले समय में सरकार को भी दिया जाएगा, स्टेट की सरकार को भी दिया जाएगा और जो डीएम हैं उनको भी दिया जाएगा, ताकि हर एक को पता लग सके कि हमारे यहाँ गंगा की क्या स्थिति है। एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम गंगा की परिक्रमा करके बैठने वाले नहीं हैं। जब ये अतुल्य गंगा मिशन जिस दिन चालू हुआ, उस दिन ये भी तय हुआ ये मिशन आने वाले 11 सालों तक चलेगा। आप में से बहुत से लोग आर्मी में भी जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं और आपके सामने समस्याएं आएंगी, जो जनता की समस्याएं होंगी, देश की समस्याएं होंगी और आपने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसे दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए आपको आज से ही वो समस्याओं के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से एनसीसी हमारे साथ जुड़ गई और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम इसका प्रदूषण का मापन कर रहे हैं तो उसको दूर कैसे करेंगे, इसकी अलग से समस्याएं हैं। सरकार के लेवल पे क्या होगा और जनता के लेवल पे क्या होगा। सरकार क्या करेगी, बहुत कुछ कर भी रही है सरकार, मगर जनता के लेवल पे जो होगा
वो हम जनता के साथ बातचीत करते हुए तय करते हैं। हम घाट सफा करके घाट को गंदा नहीं होने से बचा सकते। आप सब दूसरा गंदा करता है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम गंगा को गंदा नहीं करेंगे। गंगा को गंदा नहीं करने का मतलब ये है सिर्फ गंगा के किनारे जाएंगे और वहां नहीं फेंकेंगे, कुछ ऐसा बात नहीं है। हम हर उस पानी को स्वच्छ रखेंगे जिसकी संभावना कभी न कभी गंगा में जाने की है। आपको पता है गंगा में मिलने वाली जितनी नदियां हैं बेशुमार गंदी हैं, क्योंकि उन सभी नदियों के किनारे रहने वाले लोग, रहने वाले नगर, उन सब का गंदगी, उन सब का मल उन नदियों में जाता है। और वो बहुत सी नदियां तो नदी कहने काबिल नहीं हैं, वो बड़े बड़े गंदे नाले हैं जो आके गंगा को प्रदूषित करते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि गंगा में गंदगी जो है 80% हमारे आपके मल की है। वो मल कैसे दूर हो उसकी कोशिश सरकार कर रही है। कुछ एसटीपी लगा रही है, बहुत से तरीके हैं उनके दूर करने के। सरकार अपने ढंग से काम करने पे लगी हुई है। सरकार के साथ जो कमी है वो है जन भागीदारी की, जिसे जगाने हम निकले हैं। सरकार जो भी कर रही है उसमें हमारा साथ कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि सरकार अगर सफा करने की कोशिश कर रही है तो हम गंदा तो ना करें। हमें गंदा को गंदा करना है। मतलब ये है कि गंगा में जाने वाले हर पानी को गंदा होने से बचाना है। सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो इसमें होती है, भागीदारी गंदगी में प्लास्टिक की है। आजकल हर चीज़ हम प्लास्टिक में लेते हैं। एक बार लेते हैं, जैसे हमने पानी की बोतल ली और उसको फेंक दिया, पानी का गिलास पिया, फेंक दिया, सब्जी लाए एक थैली में और हमने फेंक दी। ये प्लास्टिक अमर है। हम सुनते आए थे कि दुनिया में अमर क्या है? भगवान। हमने एक ऐसी चीज पैदा की है जो अमर है, कभी नष्ट नहीं होगी। एक जमाना ये आएगा कि हमें जगह ढूंढनी मुश्किल पड़ जाएगी कि कहाँ प्लास्टिक नहीं है। पृथ्वी प्लास्टिक से ढकी हुई होगी। आज ये स्थिति हो गई है, समुद्र में बड़े बड़े प्लास्टिक के द्वीप तैर रहे हैं। समुद्र की भी समस्या हो गई है और हम अभी तक सोए हुए हैं। हमें तय करना चाहिए कि हम एक टाइम यूज करके फेंकने वाले प्लास्टिक को जिंदगी में कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर बात लंबी हो रही है तो मैं इसको समराइज करना चाहूँगा। हम गंगा परिक्रमा कर रहे हैं और गंगा परिक्रमा के साथ लोगों से जानकारी ले रहे हैं और दे रहे हैं। जो जानकारी ले रहे हैं उसको हम कह रहे हैं गंगा ज्ञान। इस गंगा ज्ञान को हम आने वाले 11 वर्षों में प्रयोग करेंगे सरकार के साथ मिलकर। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि पॉल्यूशन का मैपिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, हर 10-15 किलोमीटर पे हम गंगा जल का सैंपल लेके नापते हैं। साथ ही साथ हम हर नाला, हर गंदी नदी जो गंगा में मिल रही है उसका जियो टैग कर रहे हैं। जियो टैग का मतलब है हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा जो बदला नहीं जा सकता। हर नाला कहाँ है और उसकी क्या फोटोग्राफ है, क्या डायमेंशन है, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड होगा, ताकि उसको बंद कराने का प्रयास किया जा सके। और प्रयास करने के बाद उसको, क्योंकि वो जियो टैग होगा, चेक भी किया जा सके उस पे कुछ काम हुआ है कि नहीं। तीसरी बात जो है, गंगा को हमने गंदा तो किया और कहने में अच्छा नहीं लगता है, गंगा हमारी माँ है,
मगर हमने गंगा को निर्वस्त्र भी कर दिया है। पृथ्वी पर आबादी के साथ जहाँ देश हैं, जहाँ जंगल हैं, वहाँ की बात छोड़ दो, जहाँ आबादी भी है वहाँ एक प्रतिशत तय होता है कि कितने प्रतिशत जंगल होने चाहिए। भारत में 12 से 30% जंगल होने का नियम तय हुआ है। जितनी भूमि है उसमें 20 से 30% के बीच जंगल होने चाहिए, मगर गंगा के किनारे आपको मालूम है 2 से 6% जंगल ही रह गए हैं। तो हमने एक तरह से गंगा को पेड़ हटा के निर्वस्त्र कर दिया है। हमने सोचा है वो काम हम पूरा करेंगे। कितना कर सकते हैं 1 साल में वो मैं बताता हूँ हमने कितना किया है। अब तक हमने 3,500 से ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं और यात्रा ख़त्म होते हुए हम 30-35 हज़ार तक वृक्ष लगाएंगे। और 30-35 हज़ार में ज़रूरी नहीं है कि 30-35 हज़ार जिंदा रहेंगे। हम लगा तो ऐसे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्ष जिंदा रहें। जो भी वृक्ष लगाया जाता है उसकी हम अभिभावक तय करते हैं, उसका फोटो लेते हैं और उस वृक्ष को जियो टैग भी करते हैं ताकि उस अभिभावक से पूछा जा सके कि तुम्हारा वृक्ष कैसा है। तो संभावना उन वृक्षों की ज़्यादा हो जाएगी। लोग जब एक दिन में हजारों वृक्ष लगा देते हैं, दोबारा उसकी तरफ पलट के नहीं जाते हैं, उनकी प्रतिशत जीवन की प्रतिशत उनकी 2 से 3% होती है। 1000 में से 20-25 वृक्ष बचते हैं। हमारी प्रतिशत 80 से 70 के बीच में रहेगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% पेड़ जो हैं लगाने के बाद, सेवा करने के बाद भी जिंदा रहेंगे। मगर हमें लगाने की ज़रूरत है करोड़ों वृक्ष। गंगा को अगर वस्त्र पहनाना है तो हमें 30 से 40 करोड़ पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो हम आह्वान करते हैं सबका, आपका भी कर रहे हैं, कि आप अपने जन्म दिवस पे एक पेड़ जरूर लगाइए और पेड़ लगाने के बहाने ढूंढिए। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके नाम से पेड़ लगाइए। आपका एक कोई बुजुर्ग मर गया है, उसको हम भूल ना जाएं, इसलिए उसके नाम से एक पेड़ लगाइए और उसकी बढ़ते हुए देखिए, उसका नाम भी रखिए कि ये हमारे उस बुजुर्ग का पेड़ है। इस तरह से अगर भारत की आबादी की 40% आबादी जो बनती है लगभग 50 करोड़ में से 30 करोड़ लोग भी प्रेरित हो जाते हैं कि वो वृक्ष लगाएंगे, तो हमारी समस्या पूरी हो जाएगी। और वो समस्या पूरी होके कैसी दिखाई देगी? अगर हम आसमान से गंगा का कोई चित्र लें तो वो दिखाई दे कि गंगा एक वृक्षों की माला पहने हुए है। हमने इस अभियान का नाम वृक्षमाल रखा है। जैसे मुंडमाल परिक्रमा है, ऐसे ही जो वृक्ष लगाने का अभियान है उसका नाम है वृक्षमाल। तो हमारी गंगा माता, जिसे हमने निर्वस्त्र कर दिया है, हमारी कोशिश ये रहेगी आने वाले 10 सालों में गंगा माता एक पेड़ों का हार पहने हुए हो। अब 2-4 बातें गंगा के बारे में और कर लेते हैं। हमने अपनी ज़रूरतों के लिए गंगा को नोच खसोट की है। गंगा के साथ प्राकृतिक संपदा जो है उसका उपयोग और उसको लेना उतना ही उचित होता है जितना हमारी ज़रूरत है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तब प्रकृति हमसे नाराज भी हो सकती है, और नाराज होके क्या होगा जो गंगा के साथ हो रहा है। लालच एक बात है और ज़रूरत एक बात है। पेड़ से आप दातून लेते हो, पेड़
अपने आप को दोबारा से पैदा कर लेता है। पेड़ से आप थोड़ा ईंधन काट लेते हो, पेड़ अपने आप को डेवलप कर लेता है। मगर अगर आप पेड़ ही काट दोगे तब क्या होगा? इसी तरह गंगा के साथ भी हुआ है। गंगा का हमने जल हरिद्वार में छीना, उसके बाद बिजनौर में छीना, उसके बाद नरोरा में छीना, उसके बाद गंगा में जल ही नहीं बचा। थोड़ा बहुत जो रिस्क आता है वो हमने कानपुर में, ऊपर वाला जल हमने बिजली के लिए छीना, ऊपर वाला जल हमने सिंचाई के लिए छीना। अब तो इतना पानी गंगा में बचता नहीं है नरोरा के बाद कि सिंचाई के लिए लिया जा सके, तो कानपुर वासियों के पीने के लिए छीना। उसके बाद गंगा में तो जल बचा ही नहीं। अब आप कहोगे उसमें कुछ बहता हुआ दिखाई तो देता है, दिखाई देता है। ये वही दिखाई देता है जो नाले, जो सीवर हमने गंगा में छोड़ रखे हैं। गंगा की ये स्थिति हो गई है, तो गंगा निर्मल तो रही नहीं, अविरल भी नहीं रही। अविरल का मतलब है अपने कोर्स में नदी बहती रहे, और नहीं बह रही है तो अविरल नहीं है। दो चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी नदी के लिए, उसकी अविरलता और निर्मलता। निर्मलता हमारे हाथ में है, हम गंदा नहीं करेंगे तो शायद निर्मल हो जाएगी। और गंगा के बारे में मैं आपको एक खास बात बताऊं जो हमारे मन में है, हमारे सॉफ्टवेयर में है, हर एक आदमी के सॉफ्टवेयर में है कि गंगा इतनी पवित्र है कि इसका पानी कभी खराब नहीं होता है। सबको मालूम है ना, गंगा जल एक बोतल में हमारे यहाँ रखा होता है, सालों साल रखा रहता है। ये गंगा की विशेषता है। और विशेषता ये भी है कि वो पुराने जमाने में लोग कहते थे कि 60 फीट पानी बह गया तो साफ हो जाता है, किसी भी नदी का हो जाता है, एरिएशन से साफ हो जाता है। मगर गंगा की विशेषता ये है कि 15-20 किलोमीटर भी अगर पानी बह गया तो कितने भी गंदे जल को गंगा स्वच्छ कर लेती है। और वो रहने वाले बैक्टीरियाज की वजह से, बैक्टीरियाओं की फौज है एक, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो अपने से 100 गुने बैक्टीरियाज को खा सकता है। मगर खाएगा तो तब जब आप गंगा को बहने दोगे। जब पानी ही नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा? बैक्टीरियोफेज भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये बैक्टीरियोफेज और ये पवित्रता और ये गंगत्व दुनिया की 6 नदियों में हुआ करता था, ऐसा बताते हैं। आज सिर्फ गंगा में बचा है। और गंगा के साथ बहने वाली एक और नदी भिलंगना भी थी, वो भिलंगना विलुप्त हो गई। तेरी बांध जब बना उसमें वो गंगा में मिल गई आके, और वो बांध में ही समा गई। तो ले दे के एक नदी बची है जो पवित्र नदी है, जिसमें बैक्टीरियोफाज है, जिसमें बीमारियों को दूर करने की क्षमता है और जिसका पानी पवित्र है। हमने इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करना है। और हमने सोचा है कि हम आने वाले 11 वर्ष लगाएंगे। हम आपका भी आह्वान करते हैं कि आप सोचो और इस बात को अपने दिमाग में थोड़ा ऊपर रखो, दबने मत दो कि हमारी गंगा गंदी है। और उसको सफा करने के लिए कहना थोड़ा ज़्यादा होगा, उसको गंदा नहीं करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अगर आपने एक गिलास प्लास्टिक का पानी पी के जमीन में फेंक दिया तो आप गंगा को ही गंदा कर रहे हो। अल्टीमेटली वो गंगा में जाने वाला है। आप सोचोगे नाली में जाएगा, कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा वो जाने वाला तो उसी में है, गंगा में जाने वाला है या गंगा में मिलने वाली किसी नदी में जाने वाला है। तो हम कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे प्रॉपर डिस्पोज करेंगे जिससे वो नदी में नहीं जाए। मेरी बातें आपने अगर सुनी हैं, समझी हैं, तो मैं आपका बहुत अनुग्रहित